तो आज की जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत तो होती है एक बहुत ही शांत सुबह से। लेकिन उसका अंत होता है एक एक खौफनाक चीख पर। चलिए जानते हैं कि उस सुबह ऐसा क्या हुआ था। जरा सोचिए, राज परिवार का अपना एक शांत प्राइवेट सरोवर, और फिर अचानक से एक चीख उस पूरी खामोशी को चीर देती है। यही चीख हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो यही सवाल है, आखिर हुआ क्या था? एक ऐसी जगह जो सबसे सबसे ज्यादा महफूज मानी जाती थी, वहां ऐसा क्या हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो उस चीख के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, ठीक उसी सुबह की शुरुआत में। अच्छा, ये कोई ऐसा वैसा सरोवर नहीं था। ये था राजमहल के पूर्वी हिस्से में, और सिर्फ सिर्फ राज परिवार के लिए रिजर्व था। उस सुबह सूरज की पहली किरणें जब पानी पर पड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो पिघला हुआ सोना चमक रहा हो। माहौल एकदम शांत था। पानी पर कमल के फूल तैर रहे थे, और हवा में बस पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मतलब एक ऐसी सुबह जहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता था, या शायद सबको ऐसा ही लग रहा था। और इसी खूबसूरत सुबह का मजा लेने के लिए वहां आई थी हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर, राजकुमारी शुभ्रा। अब देखिए, शुभ्रा सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो एक बहुत ही काबिल वैद्य भी थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के इलाज के लिए लगा दी थी। मतलब करुणा तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनकी खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उनका सौंदर्य उस झील की तरह था जो अपनी गहराई में पूरे आसमान को समेट लेती है। क्या बात है। और वहां पर हम मिलते हैं उनकी सहेलियों मृणालिनी, पद्मिनी और चंद्रिका से। उनकी बातचीत सुनिए जरा, कितनी हल्की फुल्की और मजाकिया है। एकदम करीबी दोस्त लग रही हैं। तो यहां से ना, हमें शुभ्रा की जिंदगी के दो अलग अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ वैद्यशाला की भारी भरकम जिम्मेदारियां थीं, घायल सैनिक, बीमार लोग, और दूसरी तरफ ये सरोवर था, ठंडे पानी में सुकून के कुछ पल अपनी सबसे खास सहेलियों के साथ। और बातों बातों में हमें शुभ्रा की जिंदगी की एक और टेंशन का पता चलता है। एक राजकुमारी होने का प्रेशर, शादी की चिंता भी उनके सर पर थी। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। हंसी मजाक खत्म होता है, और वो सब सरोवर के एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ जाती हैं जो थोड़ा अलग था। ये हिस्सा जो था, ये थोड़ा अंधेरा और रहस्यमयी था। घने पेड़ों की वजह से यहां सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी, और पानी भी काफी गहरा था। मतलब माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। अब शुभ्रा एक वैद्य होने के नाते बहुत ऑब्जर्वेंट थीं। छोटी छोटी चीजों पर भी उनकी नजर जाती थी, और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यहां कुछ गड़बड़ है। पानी का रंग नॉर्मल नहीं लग रहा था। और फिर उन्होंने जो देखा, वो किसी भी अच्छी भली सुबह को एक बुरे सपने में बदलने के लिए काफी था। पानी का रंग हल्का लाल था। उनकी नजर गई कमल के फूलों के एक झुंड पर, लेकिन उन फूलों के पीछे पानी में कुछ और भी था। कुछ बड़ा सा अजीब सा तैर रहा था। चंद्रिका ने थोड़ी हिम्मत करके कमल के पत्तों को हटाया, और फिर वही चीख गूंजी जिसने हमारी ये कहानी शुरू की थी। एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख। बस उस एक चीख के साथ सरोवर की वो शांति हमेशा हमेशा के लिए भंग हो गई। अब देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था। उस खौफ के माहौल में भी शुभ्रा ने अपना दिमाग शांत रखा। लड़कियां डर कर किनारे की ओर भागीं, लेकिन शुभ्रा ने फौरन पहरेदारों को आवाज लगाई। और फिर उस चीज को पानी से बाहर निकाला गया। जैसे ही उस शव को बाहर निकाला गया, वीरेंद्र नाम का एक सीनियर सैनिक उसके पास पहुंचा, और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल में समझ गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वीरेंद्र ने शव की जांच शुरू की। कपड़े फटे थे, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये राजसी वस्त्र हैं। कमर पर एक टूटी हुई तलवार का म्यान, चेहरे की बनावट, लंबा माथा, तीखी नाक, ये सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन असली पहचान हुई दाहिनी कलाई पर बने उस खास निशान से। उस निशान को देखते ही वीरेंद्र के मुंह से बस इतना ही निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर उसने उस खौफनाक सच को सबके सामने रखा। पानी में तैरता हुआ वो शव किसी और का नहीं, बल्कि युवराज प्रभावन का था। और यह सुनते ही पूरे प्रांगण में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये है
राजमहल के सबसे महफूज हिस्से में, शाही सरोवर में एक युवराज का शव मिलना कोई मामूली बात तो नहीं है। तो क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था, या फिर किसी कातिल ने महल की दीवारों के अंदर अपनी जगह बना ली है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।